चौथा अध्याय, लून्स ऑफ लूनाविले। शाम के समय यात्रियों ने पाया कि अब उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए कोई रास्ता नहीं था, और घास और पेड़ों के बैंगनी रंग ने उन्हें चेतावनी दी कि वे अब गिलिकिन के देश में थे, जहां अजीब लोग ऐसे स्थानों पर रहते थे जो उसके अन्य निवासियों के लिए बिल्कुल अज्ञात थे। खेत जंगली और बंजर थे और वहां किसी भी तरह के घर नहीं दिख रहे थे। लेकिन हमारे दोस्त सूरज ढलने के बाद भी चलते रहे, इस उम्मीद में कि वुड द वांडरा के सोने के लिए कोई अच्छी जगह मिल जाए। लेकिन जब काफी अंधेरा हो गया और लड़का अपनी लंबी पैदल यात्रा से थक गया, तो वे एक खेत के बीच में ही रुक गए और वुड को अपने बैग में रखे भोजन से अपना खाना लेने दिया। फिर बिजुका लेट गया ताकि वुड उसके भरवां शरीर को तकिए की तरह इस्तेमाल कर सके, और टिन वुडमैन पूरी रात उनके पास खड़ा रहा ताकि जमीन की नमी उसके जोड़ों को जंग न लगा दे या उसकी चमकदार पॉलिश को फीका न कर दे। जब भी उसके शरीर पर ओस जम जाती तो वह उसे सावधानीपूर्वक कपड़े से पोंछ देता, और इस प्रकार सुबह सम्राट उगते सूरज की किरणों में पहले की तरह चमकने लगा। भोर होते ही उन्होंने लड़के को जगाया। बिजुका उससे कह रहा था, हमने कुछ अजीब बात खोजी है और इसलिए हमें मिलकर इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए कि इसके बारे में क्या किया जाए। तुमने क्या खोज की है? वुड ने अपनी उंगलियों से अपनी आंखों से नींद को रगड़ते हुए और 3 बार गहरी जम्हाई लेते हुए ये साबित किया कि वह पूरी तरह से जाग रहा है। एक संकेत, टिन वुडमैन ने कहा। एक संकेत और दूसरा रास्ता। ये चिन्ह क्या कहता है? लड़के ने पूछा। इसमें लिखा है कि सभी अजनबियों को लूनाविले के इस रास्ते पर न जाने की चेतावनी दी जाती है, बिजुका ने उत्तर दिया, जो अपनी आंखों पर हाल ही में रंग लगाने के बाद बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकता था। ऐसी स्थिति में लड़के ने नाश्ता लेने के लिए अपना थैला खोलते हुए कहा, चलो हम किसी दूसरी दिशा में चलें। लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि यह बात उसके किसी भी साथी को पसंद नहीं आई। मैं देखना चाहता हूं कि लूनाविले कैसा दिखता है, टिन वुडमैन ने टिप्पणी की। जब कोई यात्रा करता है तो किसी भी दिलचस्प दृश्य को छोड़ देना मूर्खता है, बिजुका ने कहा। लेकिन चेतावनी का मतलब खतरा होता है, वुड द वांडरा ने विरोध किया, और मेरा मानना है कि जब भी संभव हो खतरे से दूर रहना ही समझदारी है। कुछ देर तक तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बिजुका बोला, मैं अपने जीवनकाल में इतने खतरों से बच चुका हूं कि अब मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। नहीं मैं, टिन वुडमैन ने अपनी चमचमाती कुल्हाड़ी को अपने टिन के सिर के चारों ओर घुमाते हुए कहा। कुछ ही चीजें टिन को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और मेरी कुल्हाड़ी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। लेकिन हमारा बॉयफ्रेंड, उसने वुड की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, अगर लूनाविले के लोग वाकई खतरनाक हैं तो शायद उसे भी चोट लग सकती है, इसलिए मेरा सुझाव है कि जब तक तुम और मैं, दोस्त बिजुका, लूनाविले के निषिद्ध शहर का दौरा करते हैं, तब तक वह यहीं इंतजार करे। मेरी चिंता मत करो, वुड ने शांति से सलाह दी। तुम जहां भी जाना चाहो, मैं जाऊंगा और तुम्हारे खतरों को साझा करूंगा। अपने भटकने के दौरान मैंने पाया है कि खतरे में पड़ने की बजाय उससे दूर रहना अधिक बुद्धिमानी है, लेकिन उस समय मैं अकेला था और अब मेरी रक्षा करने के लिए मेरे पास 2 शक्तिशाली दोस्त हैं। इसलिए जब उन्होंने अपना नाश्ता समाप्त कर लिया तो वे सभी लूनाविले की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। यह एक ऐसी जगह है जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना, बिजुका ने टिप्पणी की, जब वे घने जंगल के पास पहुंचे। यहाँ के निवासी किसी तरह के लोग हो सकते हैं या वे जानवर भी हो सकते हैं, लेकिन वे जो भी साबित होते हैं, हमारे पास वापस लौटने पर डोरोथी और रोज़मा को बताने के लिए एक दिलचस्प कहानी होगी। रास्ता जंगल में जाता था, लेकिन बड़े पेड़ एक दूसरे से इतने सटे हुए थे और बेलें और झाड़ियां इतनी घनी और उलझी हुई थीं कि आगे बढ़ने के लिए हर कदम पर रास्ता साफ करना पड़ता था। 1 या 2 जगहों पर टिनमैन, जो रास्ता साफ करने के लिए सबसे पहले गया था, ने अपनी कुल्हाड़ी से शाखाओं को काट दिया। उसके बाद वुड आया और तीनों में से सबसे आखिर में बिजुका आया, जो रास्ता बिल्कुल भी नहीं बना पाता अगर उसके साथियों ने उसके भूसे से भरे शरीर के लिए रास्ता नहीं बनाया होता। कुछ ही देर में टिन वुडमैन ने कुछ भारी झाड़ियों को धकेलते हुए अपना रास्ता बनाया और जंगल में एक विशाल साफ जगह में लगभग सिर के बल गिर पड़ा।
ये साफ जगह गोलाकार, बड़ी और विशाल थी, फिर भी ऊंचे पेड़ों की ऊपरी शाखाएं ऊपर पहुंचकर इसके लिए एक पूरा गुंबद या छत बना रही थीं। अजीब बात यह है कि जंगल के इस विशाल प्राकृतिक कक्ष में अंधेरा नहीं था, क्योंकि यह जगह एक नर्म, सफ़ेद रोशनी से चमक रही थी जो किसी अदृश्य स्रोत से आती हुई लग रही थी। कक्ष में दर्जनों विचित्र प्राणी एकत्रित थे, और इनसे टिन मैन इतना चकित हो गया कि वुड को अपना धातु शरीर एक तरफ धकेलना पड़ा, ताकि वह भी देख सके। और बेजुका ने वुड को एक तरफ धकेल दिया, जिससे तीनों यात्री एक पंक्ति में खड़े हो गए, अपनी पूरी आंखों से घूरते हुए। उन्होंने जो जीव देखे वे गोल और गेंद जैसे थे, शरीर में गोल, पैर और भुजाओं में गोल, हाथों और पैरों में गोल और सिर में गोल। गोलाकारता का एकमात्र अपवाद प्रत्येक सिर के शीर्ष पर एक हल्का सा गड्ढा था, जो इसे गुंबद के आकार के बजाय तश्तरी के आकार का बनाता था। उन्होंने अपने फूले हुए शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहना था, न ही उनके बाल थे। उनकी खालें हल्के भूरे रंग की थीं, और उनकी आंखें केवल बैंगनी रंग के धब्बे थीं। उनकी नाक बाकी सभी की तरह फूली हुई थी। क्या वे रबर के हैं, क्या आपको लगता है? बेजुका ने पूछा, जिसने देखा कि जब वे चलते थे तो वे उछलते थे, और लगभग हवा की तरह हल्के लगते थे। ये बताना कठिन है कि वे क्या हैं, वुड ने उत्तर दिया, ऐसा लगता है कि वे मस्से से ढके हुए हैं। लून्स, क्योंकि उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता था, बहुत से काम कर रहे थे। कुछ लोग साथ में खेल रहे थे, कुछ काम कर रहे थे और कुछ लोग समूहों में इकट्ठा होकर बात कर रहे थे, लेकिन अजीबोगरीब आवाज़ों की आवाज़ सुनकर, जो साफ सफाई के जरिए काफ़ी तेज गूंज रही थी, सभी घुसपैठियों की दिशा में मुड़ गए। फिर एक साथ वे सभी आगे बढ़े, बहुत तेज गति से दौड़ते और उछलते हुए। टिन वुडमैन इस अचानक हमले से इतना हैरान था कि उसे अपनी कुल्हाड़ी उठाने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि लून उन पर टूट पड़े। जीवों ने अपने फूले हुए हाथों को घुमाया, जो मुक्केबाजी के दस्ताने की तरह लग रहे थे, और तीनों यात्रियों को हर तरफ से जितना हो सके उतना जोर से मारा। वार काफ़ी हल्के थे और हमारे दोस्तों को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, लेकिन हमले ने उन्हें काफ़ी हद तक भ्रमित कर दिया, जिससे कुछ ही समय में तीनों गिर गए और जमीन पर गिर गए। एक बार नीचे गिरने के बाद कई लून ने उन्हें फिर से उठने से रोकने के लिए पकड़ लिया, जबकि अन्य ने उनके चारों ओर बेलों की लंबी लताओं को लपेट दिया, उनके हाथों और पैरों को उनके शरीर से बांध दिया और इस तरह उन्हें असहाय बना दिया। आहा! सबसे बड़ा लून चिल्लाया, हमने उन्हें सुरक्षित पकड़ लिया है, इसलिए चलो उन्हें राजा बाल के पास ले चलते हैं और उन पर मुकदमा चलाते हैं, उन्हें दोषी ठहराते हैं और छेदते हैं। उन्हें अपने बंदियों को गुंबददार कक्ष के केंद्र तक खींचकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लून के वजन की तुलना में उनका वजन उन्हें ले जाने से रोकता था। यहाँ तक कि बेजुका भी फूले हुए लून से कहीं ज्यादा भारी था। लेकिन आखिरकार पार्टी एक ऊंचे मंच के सामने रुकी, जिस पर एक तरह का सिंहासन था, जिसमें एक बड़ी, चौड़ी कुर्सी थी जिसके एक हाथ में एक रस्सी बंधी हुई थी। ये रस्सी गुंबद की छत तक ऊपर की ओर जाती थी। मंच के सामने कैदियों को खाली सिंहासन की ओर मुंह करके बैठने की अनुमति दी गई। अच्छा, बड़े लून ने कहा, जिसने पार्टी की कमान संभाली थी। अब राजा बाल से इन भयानक जीवों का न्याय करवाना है जिन्हें हमने इतनी बहादुरी से पकड़ा है। बोलते बोलते उसने रस्सी पकड़ ली और उसे जितना हो सके उतना जोर से खींचने लगा। एक या दो अन्य ने उसकी मदद की और जैसे ही उन्होंने रस्सी खींची, उनके ऊपर की पत्तियां अलग हो गईं और रस्सी के दूसरे सिरे पर एक लून दिखाई दिया। उसे सिंहासन पर खींचने में ज्यादा समय नहीं लगा, जहां वह बैठ गया और उसे बांध दिया गया, ताकि वह फिर से ऊपर की ओर न तैरे। नमस्ते, राजा ने अपने अनुयायियों की ओर बैंगनी आंखें झपकाते हुए कहा, अब क्या हो रहा है? अजनबी, महाराज अजनबी और बंदी, बड़े लून ने गर्व से उत्तर दिया। यार, मैं उन्हें देख सकता हूँ। मैं उन्हें बहुत साफ देख सकता हूँ, राजा ने कहा। उसकी बैंगनी आंखें तीन कैदियों को देखते हुए बाहर निकल आईं। कितने अजीब जानवर हैं। क्या वे खतरनाक हैं? क्या तुम्हें लगता है, मेरे अच्छे पैंटा? मुझे ऐसा ही लगता है, महाराज। बेशक, वे खतरनाक नहीं हो सकते, लेकिन हमें जोखिम नहीं लेना चाहिए। हम बेचारे लून्स के साथ पहले ही बहुत दुर्घटनाएं हो चुकी हैं,
और मेरी सलाह है कि जितनी जल्दी हो सके उनकी निंदा करें और उन्हें छेद दें। अपनी सलाह अपने पास ही रखो, राजा ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। आखिर यहाँ राजा कौन है? तुम या मैं? हमने तुम्हें अपना राजा इसलिए बनाया क्योंकि तुम्हारे पास हम सबसे कम सामान्य बुद्धि है, पेंटालून ने क्रोधित होकर उत्तर दिया। मैं चाहता तो खुद राजा बन सकता था, लेकिन मुझे कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी की परवाह नहीं थी। जब उसने ये कहा, तो बड़ा लून राजा बाल के सिंहासन और कैदियों के बीच की जगह में आगे पीछे घूमता रहा और दूसरे लून उसके विरोध से बहुत प्रभावित हुए। लेकिन अचानक एक तीखी आवाज आई और पेंटालून तुरंत गायब हो गया, जिससे बिजुका, टिन वुडमैन और वुड द वांडरर को बहुत आश्चर्य हुआ, जिन्होंने उस जगह पर देखा जहां बड़ा आदमी खड़ा था, ढीली झुर्रीदार त्वचा का एक छोटा सा ढेर जो एक ढह गए रबर के गुब्बारे जैसा लग रहा था। देखो, राजा ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। ये घमंडी बदमाश खुद को इतना फुलाना चाहता था कि वह आप लोगों से बड़ा हो जाए, और यह उसकी मूर्खता का नतीजा है। तुम लोगों में से कुछ लोग पंप चालू करो और उसे फिर से उड़ा दो। महाराज, हमें पहले पंक्चर को ठीक करना होगा, लून्स में से एक ने सुझाव दिया, और कैदियों ने देखा कि उनमें से कोई भी पेंटा के साथ हुई दुखद दुर्घटना से आश्चर्यचकित या स्तब्ध नहीं था। ठीक है, राजा ने बड़बड़ाते हुए कहा, तिल को बुलाओ और उसे ठीक करो। एक या दो भाग गए और तुरंत वापस आ गए। उनके पीछे एक महिला लून थी जो बड़ी, फूली हुई रबर की स्कर्ट पहने हुए थी। इसके अलावा उसके सिर के ऊपर एक मस्से पर एक बैंगनी पंख लगा हुआ था, और उसकी कमर के चारों ओर सूखे और सख्त रेशों जैसी बेलों का एक पट्टा था, जो डोरियों जैसा लग रहा था। काम पर लग जाओ, टिल, राजा बाल ने आदेश दिया। पेंटा अभी अभी फटा है। महिला लून ने चमड़े का गुच्छा उठाया और उसे ध्यान से जांचा जब तक कि उसे एक पैर में छेद नहीं मिला। फिर उसने अपने सैश से रस्सी का एक धागा खींचा और छेद के किनारों को एक साथ खींचकर उसने उन्हें रस्सी से कसकर बांध दिया। इस प्रकार उन अजीब मस्से में से एक बना जो अजनबियों ने कई लून पर देखा था। ऐसा करने के बाद तिल लून ने त्वचा के टुकड़े को अन्य लून में फेंक दिया और जाने ही वाली थी कि उसने कैदियों को देखा और उनका निरीक्षण करने के लिए रुक गई। हे भगवान, तिल ने कहा, कितने भयानक जीव हैं ये कहाँ से आए हैं? हमने उन्हें पकड़ लिया, लून्स में से एक ने उत्तर दिया। और हम उनके साथ क्या करने जा रहे हैं? लड़की लून ने पूछा। राजा ने उत्तर दिया, शायद हम उनकी निंदा करेंगे और उनकी हत्या कर देंगे। ठीक है, उसने कहा, अभी भी उसकी नज़र उस पर थी, मुझे यकीन नहीं है कि वे पंचर हो जाएंगे। चलो कोशिश करते हैं और देखते हैं। लून में से एक जंगल के किनारे भागा और जल्दी से एक लंबा, नुकीला कांटा लेकर लौटा। उसने राजा की ओर देखा, जिसने सहमति में अपना सिर हिलाया, और फिर वो आगे बढ़ा और बिजुका के पैर में कांटा चुभो दिया। बिजुका केवल मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि कांटा उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा रहा था। फिर लून ने टिन वुडमैन के पैर में कांटा चुभोने की कोशिश की, लेकिन टिन के कांटे से कांटा और भी कुंद हो गया। जैसा मैंने सोचा था, टिल ने अपनी बैंगनी आंखें झपकाते हुए और अपना फूला हुआ सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन तभी लून ने वांडरर वुड के पैर में कांटा चुभा दिया, और हालांकि यह कुछ हद तक कुंद हो गया था, फिर भी यह चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त तेज था। आउच! वुड चिल्लाया और इतनी ताकत से अपने पैर को बाहर निकाला कि उसे बांधने वाले कमजोर बंधन टूट गए। उसके पैर ने लून को पकड़ लिया जो उसके ऊपर झुका हुआ था उसके फूले हुए पेट पर, और उसे हवा में उछाल दिया। जब वह उनके सिर के ऊपर था, तो वह जोर से पॉप के साथ फट गया और उसकी त्वचा जमीन पर गिर गई। मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ, राजा ने भयभीत भाव से अपनी धब्बेदार आंखें घुमाते हुए कहा, कि पेंटा का ये कहना सही था कि ये कैदी खतरनाक हैं। क्या पंप तैयार है? कुछ लून ने सिंहासन के सामने एक बड़ी मशीन खड़ी कर दी थी और अब पेंटा की खाल लेकर उसमें हवा भरने लगे। धीरे धीरे ये फूलने लगी और राजा चिल्लाया, रुको! नहीं, नहीं! पेंटा चिल्लाया, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। तुम उतने ही बड़े हो जितने तुम होने वाले हो, राजा ने घोषणा की। तुम्हारे विस्फोट से पहले तुम हम सभी से बड़े थे, और इसी कारण तुम घमंडी और दबंग थे।
अब तुम बाकी लोगों से थोड़े छोटे हो और तुम लंबे समय तक जीवित रहोगे और अधिक विनम्र होगे। मुझे ऊपर उठाओ, मुझे ऊपर उठाओ। पेंटा चिल्लाया, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मेरा दिल तोड़ दोगे। राजा ने उत्तर दिया, अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम्हारी खाल फाड़ देंगे। इसलिए लून्स ने पेंटा में हवा भरना बंद कर दिया और उसे पंप से दूर धकेल दिया। वह दुर्घटना से पहले की तुलना में निश्चित रूप से अधिक विनम्र था, क्योंकि वह पृष्ठभूमि में चला गया और कुछ और नहीं बोला। राजा ने आदेश दिया, अब दूसरे को भी हवा दो। टिल ने उसे पहले ही ठीक कर दिया था और लून्स ने उसे पूरी तरह से हवा देने का काम शुरू कर दिया। इन अंतिम क्षणों में किसी ने भी कैदियों पर अधिक ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वुड ने अपने पैरों को मुक्त पाकर टिन वुडमैन के पास जाकर उसकी भुजाओं और शरीर के चारों ओर बंधे बंधनों को कुल्हाड़ी की तेज धार पर रगड़ा, जिससे वे तुरंत कट गए। लड़का अब आज़ाद था और लून ने उसके पैर में जो कांटा चुभाया था वह जमीन पर पड़ा हुआ था, जहां पर उस प्राणी ने विस्फोट के समय उसे गिरा दिया था। वुड आगे झुका और कांटा उठा लिया, और जब लून पंप को देखने में व्यस्त थे, लड़का अपने पैरों पर उछला और अचानक समूह पर चढ़ गया। पॉप 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 3 लून चिल्लाए जब वानरा ने उन्हें अपने कांटे से चुभाया, और आवाज सुनकर बाकी लोगों ने चारों ओर देखा और उन्हें अपने खतरे का पता चला। डर के मारे चिल्लाते हुए वे सभी दिशाओं में भाग गए और वुड वानरा के पीछे पीछे समाशोधन में बिखर गए। हालांकि वे लड़के से कहीं ज्यादा तेज भाग सकते थे, लेकिन वे अक्सर लड़खड़ाकर गिर जाते थे या एक दूसरे के रास्ते में आ जाते थे, इसलिए वह कई को पकड़ने में कामयाब रहा और उन्हें अपने कांटे से चुभाया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लून कितनी आसानी से फट जाते हैं। जब उनमें से हवा बाहर निकली तो वे बिल्कुल असहाय थे। टिल लून उन लोगों में से एक था जो उसके कांटे के खिलाफ भागे और कई अन्य लोगों को भी यही भाग्य भोगना पड़ा। जीव बाड़े से भाग नहीं सके, लेकिन डर के मारे उनमें से कई ऊपर की ओर उछले और पेड़ों की शाखाओं को पकड़ा और फिर खतरनाक कांटे की पहुंच से बाहर चढ़ गए। वुड उनका पीछा करते हुए काफी थक गया था, इसलिए वह रुक गया और हाँफते हुए उसके पास आया, जहां उसके दोस्त अभी भी बंधे हुए बैठे थे। बहुत बढ़िया किया मेरे घुमक्कड़, टिन वुडमैन ने कहा। ये स्पष्ट है कि हमें अब इन घमंडी प्राणियों से डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए इतनी कृपा करें कि हमारे बंधन खोल दें और हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ें। वुड ने बिजुका के बंधन खोले और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। फिर उसने टिन वुडमैन को मुक्त किया, जो बिना किसी मदद के उठ खड़ा हुआ। अपने चारों ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि अब केवल बाल लून ही बचा था, जो राजा था, जो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और अपनी बैंगनी आंखों में एक हैरान नज़र के साथ अपने लोगों की सजा को देख रहा था। क्या मैं राजा की टांग तोड़ दूं? लड़के ने अपने साथियों से पूछा। राजा बाल ने सवाल सुन लिया होगा, क्योंकि उन्होंने सिंहासन से बंधे रस्सी को टटोला और उसे छुड़ाने में कामयाब हो गए। फिर वे ऊपर की ओर तब तक तैरते रहे जब तक कि वे पत्तों वाले गुंबद तक नहीं पहुंच गए, और शाखाओं को अलग करके वे नजरों से ओझल हो गए। लेकिन उनके शरीर से बंधी रस्सी अभी भी सिंहासन की भुजा से जुड़ी हुई थी, और वे जानते थे कि अगर वे चाहें तो महामहिम को फिर से नीचे खींच सकते हैं। उसे अकेला छोड़ दो, बिजुका ने सुझाव दिया। वह अपने अजीबोगरीब लोगों के लिए एक अच्छा राजा लगता है, और हमारे चले जाने के बाद लून्स के पास उन सभी लोगों को पंप करने का कुछ काम होगा जिन्हें वुड ने पंचर कर दिया है। इनमें से प्रत्येक को विस्फोट कर नष्ट कर देना चाहिए, वुड ने कहा। वह क्रोधित था क्योंकि उसके पैर में अभी भी दर्द हो रहा था। नहीं, टिन वुडमैन ने कहा, यह उचित नहीं होगा। उन्होंने हमें पकड़कर बिल्कुल सही किया, क्योंकि हमें यहाँ घुसपैठ करने का कोई काम नहीं था, क्योंकि हमें लूनाविले से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। यह उनका देश है, हमारा नहीं, और चूंकि बेचारे लोग खुले मैदान से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, सिवाय उन लोगों के जो जिज्ञासा से यहाँ आते हैं, जैसा कि हमने किया था। ठीक कहा मेरे दोस्त, बिजुका ने सहमति जताई। हमें वास्तव में उनकी शांति और आराम को भंग करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए हमें चले जाना चाहिए। उन्हें आसानी से वह जगह मिल गई जहां से वे जबरन बाड़े में घुसे थे, इसलिए टिन वुडमैन ने झाड़ियों को हटा दिया और सबसे पहले रास्ते पर चल पड़ा।
बिजूका उसके पीछे पीछे आया और सबसे आखिर में वूट आया, जिसने पीछे मुड़कर देखा कि लून अभी भी पेड़ों पर अपने बसेरे से चिपके हुए थे और अपने पूर्व बंदियों को भयभीत आंखों से देख रहे थे। मुझे लगता है कि वे हम सभी को देखकर खुश हैं, लड़के ने टिप्पणी की, और साहसिक कार्य के सुखद अंत पर हंसते हुए वो अपने साथियों के साथ रास्ते पर चल पड़ा।